अगर मैं आपसे कहूं कि जो 1919 का एक्ट था, इससे जो आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूपीएससी पूछता है या यूपीपीसीएस पूछता है या अन्य कोई पब्लिक सर्विस कमीशन इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन अब लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो है वो दिन पे दिन और टफ होती चली जा रही है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो 2022 के यूपीएससी का क्वेश्चन आप उठा के देखें जो यूपीएससी ने पूछा है। 2021 में आरओ ने जो क्वेश्चन पूछा था, आरओ ने, यस, वो क्वेश्चन आप उठा के देखें जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी ने पूछा था, या अन्य किसी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें बदलाव हो रहे हैं। कुछ चीजें मोटी मोटी हैं जो मैंने यहाँ पे आपको देखिए लिख रखी हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिख रखी हैं, देखिए ये है, ये है, ये सुधार बोलते हैं 21 से लागू हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन में वृद्धि हुई और कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं। बाई कैमरल सिस्टम लागू हुआ केंद्र में, और आज की जो आप लोकसभा राज्यसभा देखते हैं वो हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई, निर्वाचन पद्धति में बदलाव हुआ, केंद्र राज्य का बजट अलग अलग किया गया, या केंद्र और राज्य की अनुसूचियां अलग अलग की गई, या राज्य में डायरार्की आई, या फिर 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाना था। ये सारी चीजें बहुत आप हो सकता है पढ़ते रहें, अगर नहीं पढ़ते रहे तो ये तो सारी चीजें कवर करेंगे ही, लेकिन जो पैटर्न टफ बदल रहा है उसको आप ध्यान में रखें। मैं आपको सीधे क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए, 2022 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जहां पे लिखा हुआ है, इसको मैंने घटना चक्र से इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैं क्वेश्चन जब देख रहा था तो मैंने सोचा उसको भी मैं एक बार देख लेता हूं। इसमें देखिए आपसे पूछा गया, जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, प्रांतीय सरकार में जो डायरार्की आई थी, उसमें जो रिजर्व और जो ट्रांसफर्ड विषय थे, जो अलग अलग दो विषय बनाए गए, उनमें आप चुनाव करिए कि कौन कौन से आरक्षित विषय थे, रिजर्व विषय थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब ये काइंड ऑफ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है। इसको अगर आपने इसलिए ध्यान से नहीं पढ़ा, ये सब चीजें भी नहीं लिखी हैं लक्ष्मीकांत में, अन्य चीजें भी नहीं लिखी, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। दो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, कोई डाउट ही नहीं हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइए, नीचे वाले पार्ट पे, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए। इसमें लिखा है 1919 के एक्ट से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, ठीक, नहीं लिखी हैं, ठीक, आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, और पीछे चलता हूँ। ठीक, अब देखिए आरओ यूपी का जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर होता है, जो आगामी आने वाला भी है, 2021 के ही पेपर में आपसे पूछ लिया गया था कि भारत सरकार अधिनियम सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया था जो भारत में होनी थी। ठीक है, दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 तक भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। अब ये काइंड ऑफ टफ है, अगर आपने थॉरली ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो ये मुश्किल हो जाएगी आपको, ये वाली मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट आप सही कर लें, ठीक है, बट इसके दोनों स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये चीजें नहीं मिलती हैं, मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिपेंडेंसी थोड़ी सी हटके हम लोगों को और कोशिश करने की जरूरत है, इसलिए मैं ये सब प्रयास कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी इसमें कवर हो और लक्ष्मीकांत भी कवर हो, और जो बदलता पैटर्न है उसको भी बदला जाए, ठीक, उसके अनुसार हम लोग चलें। ठीक है, चलिए अब मैं सीधे आपको लेके आता हूं अपनी स्लाइड पे जिस पे मैंने बात की थी। मोटी मोटी देखिए कुछ और चीजें यहाँ पे हैं, मैंने सब नोट कर रखा है। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्र में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, केंद्र और राज्य के बजट अलग किए गए, अब राज्य विधानसभाएं अपना बजट बना सकती थी, ये सब चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों पे आप एक बार पढ़ के देख लें। अगर मैं इन सब चीजों से आने से पहले, जैसा कि मैं करता हूं कि पीछे की कुछ हिस्ट्री आपको मैं बताता हूं, उस हिस्ट्री के बताने के क्रम में मैं कुछ चीजें आपको देखिए साफ करूंगा, उससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। एक चीज, मेरा नाम है आयुष कटियार, आप देख रहे हैं समय सेवा सिविल सर्विसेज पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप देखेंगे जाके वहां पे तो आपको पता चलेगा कि बदलते पाठ्यक्रम में मतलब पाठ्यक्रम जो है उसमें जो बदलते क्वेश्चन की प्रवृत्ति है वहां पे आपको कितना फायदा वहां पे मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इस
एक्ट आने के पहले की। वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ है और वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंग्लैंड और उसके जो मित्र राष्ट्र थे वो बार बार चिल्लाते रहते थे कि ये जो लड़ाई है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में मौजूद हो, इसलिए ये लड़ाई है। और वहाँ पे लोकतंत्र नाम की चीज इंडिया में है नहीं, एक बाहरी शक्ति आके अपना उपनिवेश यहाँ पर स्थापित करती है। इंडिया की तरफ से बार बार ये मांगे हो रही हैं। होम रूल लीग जो है वो अपनी तेजी पकड़ रही है। भारत में गांधी का आगमन हो चुका है और गांधी बार बार अपनी मांग उठा रहे हैं। फिलहाल अभी शुरुआती दौर है, लेकिन अब नजरें इंडिया की तरफ भी लोगों की टिकी हुई हैं। तो फिर से एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाएगी। लॉलीपॉप देने की कोशिश कैसे की गई है मैं आपको बताता हूँ। आप हमसे हमेशा इसको पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और मॉन्टेग्यू साहब हैं एक, ये चेम्सफोर्ड साहब हैं। तो मॉन्टेग्यू मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो पहला वर्ड आता था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक, जिसको भारत का राज्य सचिव बोलते हैं। चेम्सफोर्ड इंडिया में वायसराय हैं, ठीक। अब देखिए इस एक्ट से आने से पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि आपको मैं ले चलता हूं 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, मतलब यहाँ की लोकसभा हो गई, वहां पे एक प्रवचन देते हैं और प्रवचन में ये बात करते हैं कि अब भारत में क्रमिक तौर पे धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक। भारतीयों का प्रतिनिधित्व उसमें होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव जो इधर उधर की चीजें हैं उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो था, रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। इन सब चीजों को देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं। भारत में जो उदारवादी लोग हैं, जिनको आप लिबरल लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इस घोषणा को बोलते हैं, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा बोली गई है। इस घोषणा को बोलते हैं क्या? भारत का मैग्ना कार्टा। याद रखना, पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक। कब आई है ये डेट भी पूछी गई है। अभी तक ये नहीं पूछा गया हाउस ऑफ कॉमन्स या अपर हाउस में, ठीक। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा होती है। ये बात है 1917 की, ओके, एक बात हो गई। ये घोषणा होने के बाद में इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला उदारवादियों ने, और इसके बाद में 1917 में ही ये जो मॉन्टेग्यू साहब हैं, जो भारत के राज सचिव हैं, ये इंडिया आए और इंडिया में आके चेम्सफोर्ड के साथ में इन्होंने बहुत डिस्कशन किया कि कैसा एक्ट होना चाहिए। और 1919 में देखिए घटनाक्रम आप याद रखना, ये इंडियन पॉलिटी हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपको क्रोनोलॉजी लगाने को देता है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। 1919 में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। किसको देते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो रिपोर्ट आधार बनती है 1919 के एक्ट की, ठीक है। 1919 के एक्ट के आधार बन जाती है, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब आते हैं, अब ये जो एक्ट आया 1919 का, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या सच में ये सुधार था, या सुधार के नाम पे एक तरफ सुधार किया जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरा हाथ काटा गया? मतलब एक हाथ में आपको कुछ दिया जा रहा है, दूसरा हाथ से कुछ छीना जा रहा है। कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था क्यों थी? देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, आप दो चीजें यहाँ पे पढ़ते रहते हैं कि फायदा क्या हुआ इस एक्ट से। इस एक्ट से फायदा मोटा मोटा ये होता है कि राज्यों को पावर मिलने स्टार्ट हो गई, ठीक है। राज्यों की जो स्टेट थे, जो प्रोविंस थे, उनकी स्वायत्तता शुरुआत की गई। यहाँ से शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस एरिया था, ठीक। दूसरी तरफ आप देखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन था, जो चुनाव की पद्धति थी, उसमें जो बदलाव हुए थे 1919 से एक्ट में, जिसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है कहीं से, तो उसको केवल मुस्लिम मतदाता ही अपना वोट दे सकेंगे और कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें वो जो कम्युनिटी थी उनको बढ़ा दिया गया। कौन कौन कम्युनिटी पे बढ़ाया गया? तो देखिए सिखों पर बढ़ाया गया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिखों पर बढ़ाया गया, ठीक। भारतीय ईसाइयों पर बढ़ाया गया, ठीक। भारतीय ईसाइयों पर बढ़ाया गया। और किस पे बढ़ाया गया? तो एंग्लो इंडियन पर बढ़ाया गया, ठीक।
एंग्लो इंडियन पे बढ़ा दिया गया, और भारतीय और यूरोपीय जो लोग थे उन पर ये चीज बढ़ा दी गई। ये 4 ऐड हुए हैं, इनको आप याद रखना, पूछ सकता है कई बार, ठीक। जबकि 1935 के एक्ट में 3 पार्टीज और बढ़ी हैं, उसमें महिलाएं थी, उसमें महिला थी, उसमें श्रमिक थे और दलित, ठीक। ये चीज थी। बट 1935 कर लेना इसको, 1935 के एक्ट में था, वो अभी नहीं था। अभी ये 4 पार्टीज हैं, इनको और बढ़ा दिया गया है। मतलब भारत में जो रिलीजियस एक्टिविटी है, कंपनी जिनमें इन्वेस्ट करना चाहती है सेपरेट करने के लिए, उसको भी लाइन पे लाया गया है। इतनी चीजें अगर आपने देख ली हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। चलिए मैं यहीं पे छोटा मैं कुछ लिखता हूँ। अब देखिए, इस मैं फर्स्ट स्लाइड पे ही आपको लेके चलता हूँ, वहां से छोटी छोटी चीजें मैं वहां से क्लियर करूंगा। फर्स्ट स्लाइड आ जाओ, बहुत दूर है क्या? देखिए, इसको बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मैंने आपको बताया। लागू ये कब से हुआ एक्ट? तो लागू हुआ 1921 से लागू हुआ, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन में वृद्धि की गई। किस में वृद्धि की गई? तो ये 4 पार्टीज हैं, इनके आप नाम याद रखना, सिख हैं, भारतीय ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय हैं और यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था इसमें भी जारी कर दी। न केवल जारी कर दी, जबकि और बढ़ा दी। 1909 में तो मुस्लिमों को मिल ही रही थी, ठीक। तो ऐसे आप लिख लेना, 1909 मुस्लिम्स, और 1919 में ये 4 पार्टी, और 1935 में एक जगह पे कहीं पे लिख लेना, इसको ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना दलित कम्युनिटी थी और श्रमिक थे और महिलाएं थी, ठीक। यहाँ पे 4 हैं, ये 4 हैं, ठीक, इनको लिख लेना। कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार दिया गया। मतलब मताधिकार अब कर संपत्ति शिक्षा 3 चीजों पे बेस्ड था, ठीक। कर संपत्ति शिक्षा कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। और है प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। देखिए, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1892 में कांग्रेस मांग करती है डायरेक्ट इलेक्शन की, लेकिन वो इनडायरेक्ट नॉमिनेशन टाइप का था, इलेक्शन कुछ नहीं था, मैंने वहां पर डिस्कस किया था। 1909 में भी ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो सके, लेकिन 1919 में आके पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक, याद रखना। और जो आज आप लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, बाई कैमरल सिस्टम देखते हैं, जिसको बाई कैमरल सिस्टम यानी द्विसदनीय व्यवस्था जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो आप देखते हैं, वो इसी एक्ट से निकल के आई। वहां पे देखिए 2 बनाए गए, 2 केंद्रीय, देखिए 2 जगह सिस्टम है, एक है स्टेट जिसको प्रोविंस बोलते हैं, एक है केंद्र जिसको बोलते हैं सेंटर। तो देखिए सेंटर में 2 तरीके की व्यवस्था की गई है, द्विसदनीय व्यवस्था। इसके स्थान पर देखिए भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कई बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, इसके स्थान पर अब 2 सदन हो जाएंगे। 2 सदन कौन कौन से होंगे? तो देखिए, जिसको आज लोकसभा बोलते हैं, उस समय उसको बोला जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिसको आप राज्यसभा बोलते हैं, उसको बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद, ठीक। राज्य परिषद का चुनाव होता था 5 साल के लिए, इनके मेंबर्स का चुनाव होता था 5 साल के लिए। लेकिन जो आज की लोकसभा है, यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके मेंबर्स का चुनाव होता था 3 साल के लिए, ठीक। और इनके बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता था, ठीक, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है, ली आयोग की सिफारिश पर 1923-24 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे पॉइंट और नहीं लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। पहली बार इस एक्ट से एक व्यवस्था की गई कि जो परीक्षा होगी सिविल सेवा की, अब वो भारत में भी आयोजित की जाएगी। और पहली बार 1922 में अगर कोई परीक्षा सिविल सेवा की आयोजित की गई, तो वो इलाहाबाद में आयोजित की गई, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं। बाद में यही जो एग्जाम था, ये उठ के आकर दिल्ली में आ गया, ठीक है। केंद्र और राज्य के बजट अलग अलग किए गए। अब राज्यों को राज्य विधानसभाएं अपना बजट स्वयं बना सकती थी, ठीक। और केंद्र में सिस्टम देखिए क्या है कि केंद्र में जो बजट है,
उस पे उसका केवल 25 बजट का केवल 25% हिस्सा ऐसा था जिसपे वहां की विधानसभा जो थी, मतलब वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, दोनों सदन थे, वो केवल 25% हिस्से पर ही बहस कर सकते थे, बाकी 75% हिस्से पर बहस नहीं कर सकते थे। ठीक, राज्यों में लेकिन ये स्वायत्तता दी गई। ठीक, और है अगला पॉइंट आप देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विषय विभक्त हुए, मतलब जो स्टेट लिस्ट है वो अलग की गई और जो सेंट्रल लिस्ट है वो अलग की गई। अब स्टेट लिस्ट पे स्टेट अपना कानून बनाएंगे, सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल अपना कानून बनाएगी। ठीक है, सेंटर अपना कानून बनाएगा सेंट्रल लिस्ट पे। ठीक, लेकिन ढांचा जो था वो एकात्मक ही रहा, मतलब सेंटर के पास में पावर ज्यादा बनी रही। जैसे आज के आप इंडिया में देखते हैं, आज के भारत में आप देखते हैं कि राज्य हैं, राज्य सब कुछ करते हैं कुछ कुछ स्टेट लिस्ट पे, लेकिन पावर किसके पास में ज्यादा है, तो सेंटर के पास में पावर ज्यादा है। ठीक, और इसमें देखिए लिखा है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड और आरक्षित मतलब रिजर्व। अब इस पॉइंट को मैं जरा आपको समझा देता हूं, इससे ही डायरकी बोला गया, इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, इसे ही डायरकी बोला गया। अब मैं इस चीज को हस्तांतरित आरक्षित जो है, इन चीजों को मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको पता चलेगा। चलिए मैं स्लाइड पे आपको ले चलता हूं, किसी खाली स्लाइड पे, वहां पे मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं आ गया हूं। अब देखिए इस एक्ट के माध्यम से 2 जगह पे बदलाव किया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1919 का एक्ट, आपको छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ जिससे पूरे पेज में सब चीजें आ जाएं। और 1919 के एक्ट में दो जगह बदलाव हो रहे हैं। एक क्या है, प्रोविंस में बदलाव हो रहे हैं, प्रोविंस मतलब राज्यों में बदलाव हो रहे हैं, और दूसरे बदलाव जो हो रहे हैं वो सेंटर में हो रहा है। ठीक, मतलब केंद्र में बदलाव हो रहे हैं। अब देखिए प्रोविंस में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। पहले नंबर पे लिख लेना यहाँ प्रोविंस। ठीक, और प्रोविंस में आप देखते हैं कि देखिए व्यवस्था जो होती है वो 2 तरीके की है, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है। कार्यपालिका विधायिका जो बनाती है कानून, उनको लागू करना और उनके कार्यान्वयन पर अपना काम करती है, जबकि विधायिका जो है वो कानून बनाने पर काम करती है। तो जो कार्यपालिका है, जिसको आप बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक, और यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप लिख लेंगे लेजिस्लेचर, ठीक, ऐसे लिख लेना। ठीक, ये हो गई कार्यपालिका, और ये हो गई विधायिका। ठीक, अब देखिए जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रोविंस हैं, वहां पे उनका एक वहां पे गवर्नर होता था, पूरे राज्य का, पूरे प्रोविंस का एक गवर्नर होता है जिसके पास में बहुत पावर थी। अगर मोटा मोटा अगर बोला जाए तो जो हेड की अगर बात करोगे, राज्य का जो कार्यकारी हेड होता था, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था, वो होता था गवर्नर के पास में सारी पावर्स होती थी। अब देखिए यहाँ पे, अब जो ये कार्यकारी जो डायरकी निकल के आती है, ये यही कार्यकारी से निकल के आती है, लेजिस्लेचर से उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नर है। अब देखिए गवर्नर कई लोगों से काम कराता है, जैसे मुख्यमंत्री है वो कई लोगों से काम कराता है, एक अपने मंत्रियों से काम कराएगा, और कई बार तो सीधे कोई लोग होंगे उनसे काम कराएगा। तो गवर्नर के पास में 2 बॉडीज हैं। वो बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक तो बॉडी है उनके मंत्रियों की, जो प्रोविंस में जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, एक वो बॉडी है। दूसरी बॉडी है उसके अपने लोग, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जिनको बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, जो डायरेक्ट अंडर में आते हैं किसके, गवर्नर के। दूसरे लोग हैं मिनिस्टर्स। ठीक, ये कहां से आते हैं, तो ये जो लेजिस्लेचर है, यहां से बनाए जाते हैं ये लोग। ठीक, लेकिन गवर्नर इन पे ऐसे शासन करता है, इन्हीं से शासन कराएगा। कैसे कराएगा? अब देखिए आपको मैंने बताया था कि 2 जगह पे जो कार्यकारी पावर्स थी उनको 2 चीजों में डिवाइड किया। एक था ट्रांसफर्ड, जिसको आप हस्तांतरित बोलते हैं, हस्तांतरित विषय, और दूसरे थे रिजर्व्ड, जिसको आप बोलते हैं क्या बोलेंगे, रिजर्व विषय को हिंदी में क्या बोलेंगे आप बताइए? मतलब रिजर्व ही आप देखेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा।
क्या बोलेंगे, खैर। तो ये जो रिजर्व विषय हैं, जो ये रिजर्व विषय हैं, जो ये रिजर्व विषय हैं, इन पे कैसे शासन होगा, और जो हस्तांतरित विषय हैं उन पे कैसे शासन होगा, इन चीजों को आप इसमें देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए जो हस्तांतरित विषय हैं, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको उनको उन पे शासन करेगा, उन पे गवर्नर शासन कराएगा, किससे, मिनिस्टर्स से। यहाँ पे आप लिख दे दिए हस्तांतरित, हस्तांतरित लिख दिए, हस्तांतरित लिख दिए, हस्तांतरित विषय, ठीक। इस पे मिनिस्टर्स के द्वारा शासन कराएगा गवर्नर, ठीक। और जो रिजर्व विषय हैं, जो रिजर्व विषय हैं, रिजर्व विषय हैं, उन पे एग्जीक्यूटिव काउंसलर के मदद से शासन करेगा गवर्नर, ठीक। चलिए, अब जो मिनिस्टर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नर की तरफ नहीं है। देखिए, कहीं पे भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसकी विधायिका जो होती है, वो जो वहां की लेजिस्लेचर होती है, उसकी ओर रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक। तो इसमें कुछ कुछ विषय हैं, उन विषय की लिस्ट मैं अभी बाद में आपको दे दूंगा, जो यूपीएससी ने आपसे 2022 के पीटी एग्जाम में पूछा, प्रिलिमिनरी टेस्ट में पूछा। जबकि रिजर्व विषय में कुछ है, इनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक। उनको आप देख लेंगे जाके, ठीक। मैं आपको लिस्ट प्रॉपर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, रिजल्ट को मुझे याद आ गया, इसको बोलते हैं आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, ठीक। तो ये डायरार्की सिस्टम था, आपको का समझ में आ गया होगा ये डायरार्की सिस्टम। अब देखिए, जो लेजिस्लेचर है वहां पे देखिए क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए, इसका साइज लेजिस्लेचर का साइज इंक्रीज किया गया है, और यहाँ पे जो लोग चुन के आ रहे हैं, उनका अब डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, उनका अब सीधा निर्वाचन हो रहा है। और उसमें देखिए, जो गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी लोग जो होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गैर सरकारी लोग होंगे, अब वो 70% से कम नहीं होने चाहिए। जबकि सरकारी सदस्य, ये पॉइंट याद रखना, किसी भी समय यूपीएससी पूछ सकता है, या स्टेट पीसीएस, या ऐसे फैक्चुअल चीजों को आरओ बहुत पूछता है, फैक्चुअल चीजों में। सरकारी सदस्य जो हैं वो 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज आप रखें। और यहाँ पे क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम था वो यहाँ पे लागू कर दिया गया। और क्या है, अगर कोई मान लीजिए बिल अगर कोई बन गया है, तो उसको इस गवर्नर को दिखाना, जब तक ये राजी नहीं हो जाएगा, तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, ठीक। कुछ मामलों में ये इसको रोक भी सकता है, ठीक, रोक भी सकता है, यानी वीटो भी कर सकता है, ठीक। और अध्यादेश की शक्ति होगी, ठीक, अध्यादेश की शक्ति होगी। चलिए, ये तो हो गया स्टेट में क्या हुआ, प्रोविंस यानी राज्यों में क्या हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं केंद्र में क्या हुआ। केंद्र में आने से पहले कुछ एक चीजें हैं, उसको आप देख लें। यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे केंद्र में कुछ बदलाव किया गया है, वो केंद्र में बदलाव देखिए क्या क्या है। फिर से वही सिस्टम है, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, जिसको आप हिंदी में लिख देता हूँ कार्यपालिका, ठीक। और यहाँ पर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जिसको आप बोलते हैं विधायिका, ठीक। और यहाँ पे दो सदनी व्यवस्था है, ठीक, दो सदनी व्यवस्था है। एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको तोड़ दिया गया, एक राज्य परिषद बनी, ठीक है, जिसको आप आज की राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरी आप लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलेंगे वो मैंने आपको बताया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूटिव में और इसकी इसमें। यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं। तो देखिए, जो वायसराय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस समय कहा गया कि कम से कम 8 में से 3 लोग इंडियन भारतीय होना अनिवार्य है, ठीक, अनिवार्य है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। ऑर्डिनेंस पावर बनी रही किसके पास में, तो वायसराय के पास में, वायसराय के पास में, या इसको अध्यादेश लिख लीजिए, अध्यादेश की शक्ति, ठीक। चलिए, अब इस पे आ जाएंगे आप लेजिस्लेचर में, ठीक।
यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे दो सदनी व्यवस्था आपको बनाई गई, वो मैंने आपको बताई, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, और राज्यसभा, राज्यसभा जिसको क्या बोला, राज्यसभा को बोला गया, एक सेकंड, स्टेट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया। एक चीज, इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक। और इनमें जो चुनाव होके आ रहा है वो भी अब इलेक्शन के थ्रू होके आ रहा है, और इसमें देखिए संख्या आपसे एक बार पूछ ली गई है, तो जो केंद्रीय लोकसभा है, जो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक, असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल संख्या है 145, ठीक। और 145 में 41 मेंबर्स ऐसे थे जिनको नामांकित किया जाता था, ठीक। और इससे ये घटा दीजिए 145 से, तो कितने बचे, 104 ऐसे थे जो इलेक्टेड मेंबर थे, जिसको निर्वाचित सदस्य बोलते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें आ जाइए, जिसको आप आज की राज्यसभा बोलते हैं। चुनाव इसका होता था 5 साल के लिए इनके मेंबर्स का, और इनका चुनाव होता था 3 साल के लिए। इतनी चीज आप याद रखेंगे। इनके मेंबर्स जो हैं टोटल हैं, देखिए 60, टोटल 60 हैं, और 60 में फिर वही वाली कहानी है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो निर्वाचित होंगे, और कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो नामांकित होंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो नामांकित मेंबर हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो हैं 27, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो हैं 33, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेना। यहाँ पे एक बार मैं मोटी मोटी चीजें आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ये सब चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हो गई, ठीक। वही है कि वीटो की पावर इसमें रहेगी, लेजिस्लेशन में भी वीटो की पावर इसके पास में रहेगी, ठीक। ऑर्डिनेंस पावर रहेगी, ठीक, ऑर्डिनेंस की पावर भी रहेगी, ठीक। और इतने सब चीजें हो गई। अब मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। यहाँ पे मैं बताता हूँ इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया। तो पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन वो वोट देने का अधिकार 3 बेसिस पे था, कर, संपत्ति और शिक्षा। इस चीज को याद रखेंगे, कर, संपत्ति और शिक्षा। मोटे मोटे तौर से अगर कहा जाए तो महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार था, अगर उनके पास लैंड रेवेन्यू 3000 रुपए से ज्यादा है तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक। एज की भी चीज इसमें थी, जो 21 ईयर्स से ज्यादा की महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा जब 2022 का यूपीएससी का जो क्वेश्चन आया, उसमें एक स्टेटमेंट पड़ा हुआ था 21 साल से उनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए। ये पॉइंट सही था, लेकिन ये आधार नहीं था। आधार था लैंड रेवेन्यू, आपके पास क्या शिक्षा है, क्या आप कर देते हैं, और क्या आपके पास संपत्ति है। मेनली संपत्ति ही थी यहाँ पर, ठीक। एक चीज आप याद रखेंगे। दूसरे पॉइंट पर चलिए मैं आता हूँ, कहाँ गया, चलिए दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक। और एक चीज और है, इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। महिलाएं जो थी उनको वोटिंग राइट तो दिया गया, सारी महिलाओं को नहीं, बट वोटिंग राइट तो दिया गया। लेकिन वोटिंग राइट के साथ साथ में इनको इलेक्शन में खड़े होने का राइट नहीं था। ये इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी समय आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेटमेंट में आएगा, गंदा क्वेश्चन बनाएगा, बहुत खराब क्वेश्चन बनाएगा, और आप यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्शन में खड़े होने का राइट नहीं था, ठीक। और जो वोटिंग राइट था वो भी बहुत सीमित था, समझे। एक तो आधार ये था कर, संपत्ति, शिक्षा। दूसरा लोकल बॉडीज के इलेक्शन, जैसे कि जिला बोर्ड होते थे या म्यूनिसिपल हो गए, केवल ये वहीं पे अपना वोट दे सकती थी। और कुछ मामलों में स्टेट में भी ये वोट दे सकते थे, कुछ मामलों में स्टेट सेंटर में दे सकते थे, लेकिन मेनली लोकल बॉडीज पे ही इनको इलेक्शन मतलब देने का अधिकार था। अगर खड़े होने की अगर उसकी बात आएगी कि अगर इनको प्रॉपर इलेक्शन में कब भागीदारी इनकी हुई, मतलब खड़े होने की, तो 1935 के एक्ट से हुई, ठीक है। इतनी चीज याद रखेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तीसरी चीज,
इसी में बोला गया 10 वर्षों बाद एक ऐसे आयोग, क्योंकि एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उत्तरदायी सरकार की बात हो रही है भारतीयों को देने की, तो इसमें बोला गया 10 वर्षों बाद एक ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा जो ये तय करेगा कि भारत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने की दिशा में कितना आगे जा चुका है, क्या तैयार है या नहीं तैयार है। लेकिन आपको वो सब घटनाएं पता है कि वो जो कमीशन था, साइमन कमीशन, बना दिया गया पहले ही बना दिया गया और 1927 में उसको फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज आपको पता है। चौथा पॉइंट इसमें और क्या क्या याद आएगा, चौथा इसमें पॉइंट क्या क्या आएगा कि हाँ, मैंने आपको बताया कि 1900 इसी से 1922 में भारत में भी एक साथ, मतलब इंग्लैंड में और यहाँ पे एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई, और पहली बार आयोजित की गई तो वो इलाहाबाद में आयोजित की गई, इलाहाबाद, ठीक, जिसको आप आज के दिन प्रयागराज बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद में ये दिल्ली में आयोजित होने लगी। चलिए, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है 1941 में जो आरओ का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, वहां पे ये बात सही है, वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आते 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 रिप्रेजेंटेशन 1921-22 के बाद में उनका कम होने लगा, और जो 20 का दशक था, 1920 का दशक था, उसके आते आते एंड तक भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक, लेकिन इतनी सब चीजें अच्छी भी हुई, कुछ चीजें खराब भी हुई, लेकिन अगर इसको अगर मैं कंक्लूड कर दूं, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो देखिए इस एक्ट में दो बहुत खराब चीजें थी। एक तो सबसे पहले वही बहुत खराब चीज थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया अन्य 4 और लोगों को, इसने भारत के में खाई खड़ी की, एक खाई खड़ी की, अलग अलग मतलब अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्लासेस में, ये क्योंकि ये प्रॉपर एक साथ मिलकर लड़ ना पाए, इसलिए ये सब सारी व्यवस्था थी। ठीक है, और कुछ चीजें और भी बहुत खराब थी। जब आप वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट, और वो ये बोल रहे हैं वहां पे कि ये सारी चीजें जो हैं वो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हैं, बार बार आप ये चीजें बोलते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम पे लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप दे दिया गया आपको। ठीक है, लॉलीपॉप आपको दे दिया गया। इस एक्ट से अब संबंधित जो मैंने लिस्ट की बात की थी, उसकी प्रॉपर लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सीरीज प्रॉपर ऐसे ही चलती रहेगी। और बहुत मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, मुझे तो खैर आ ही रहा है। ठीक है, आप मज़े लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ अन्य जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उसके लिए कोई और आएगा, मैं बताऊंगा कौन आएगा, और कोई हल्का बुल्का इंसान नहीं आएगा। ठीक है, जो पढ़ाएगा आपको अन्य सब्जेक्ट्स, राइट। तो मैं वो कोई भी चीज़ नहीं टच करूंगा जिसपे मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है। मैं इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि मैं एनवायरनमेंट भी आपको पढ़ाऊँ या ज्योग्राफी की मैपिंग भी आपको कराऊँ। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं जिसमें कंफर्टेबल होऊंगा केवल मैं उतनी सी चीज़ें करूँगा। बाकी कुछ एक अनाउंसमेंट होनी है, कुछ एक सिलेक्टेड लोग भी आने हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं और उनका योगदान बड़ा होगा। ठीक है, मैं जब चीज़ें वो हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप सेवा सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लीजिए, और यूपी पीसीएस 2024 के लिए अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम का लिंक है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है, वहाँ से आप देख लें। और इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से प्रॉपर वॉच करें उसको, आराम से ठीक ठाक क्वेश्चन आंसर लगाएं, और अगर कोई समस्या आती है, कोई सुझाव है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा। मेरा संस्थान का नंबर है, मैं 1-2 बार शायद दे चुका हूँ, एक बार फिर मैं दे रहा हूँ, सबसे एंड में ही मैं देता हूँ, क्योंकि जो सीरियस होगा वही इसको देखेगा, बाकी कोई देखेगा, बाकी को रील्स देख के आईएएस बनना है। देखिए नंबर है 88 88, सॉरी मैं नंबर ही भूल गया क्या, 8882105956। आईएएस यही नंबर है, किसी दूसरे का मत मिला देना। ठीक है, अगर आप इस पे जाएंगे तो व्हाट्सएप पे एक डीपी लगी होगी सेवा सिविल सर्विसेज की। अगर कोई सुझाव है एक प्रॉपर ग्रुप बनाने की, देखिए अगली ये भी है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, फिर ये कुछ एक कटिंग है लक्ष्मीकांत से,
जिसको प्रॉपर क्रेडिट भी दी गई है। ठीक, चलिए, ठीक, ये एक्ट है, ये वो एक्ट है जो 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम जिसको आप बोलते हैं, ये वो एक्ट की कॉपी है, ये वो एक्ट की कॉपी है, समझे। यूएस की पार्लियामेंट की साइड से मैंने इसको उठाया। ये वो न्यूज़पेपर हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो पहले न्यूज़पेपर, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आज़ादी के बाद भी डोमिनियन क्यों था। ठीक, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ठीक, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। आप बने रहिए सिविल सर्विसेज के साथ में। और आगे की मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं कोशिश करूंगा जब ठीक ठाक स्ट्रेंथ हो जाएगी तो मैं लाइव सेशन करूँ यार। ऐसे कैमरे में देख के रिकॉर्ड करना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क, बट लाइव जब सेशंस होता है तो वहाँ पे नज़र आता है कि कौन लिख रहा है, कौन बात कर रहा है, कैसे जवाब देना है। आप डायरेक्ट सीधे सीधे उसको जवाब भी दे सकते हैं। ऐसे आप कमेंट में पूछेंगे, मैं बताऊंगा तो खैर आई बताऊंगा तो आकर ही, लेकिन वो सीधा इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा लेक्चर देखने के लिए। आप आराम से क्वेश्चंस लगाएं जाके। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए या फिर इलाहाबाद रहिए।